हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। तो जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार का करेक्शन लिंक एक्टिवेट हो गया है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एग्ज़ाम होगा आपका इसी मंथ हो जाएगा, जुलाई में ही हो जाएगा। तो वैसा ही होगा, जुलाई के एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मान के चलिए जुलाई में ही हो जाएगा, जुलाई के एंड तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसी को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि 12th की जो फिजिक्स बच रखी है हमारी, उसे कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 11th की फिजिक्स मैंने आपको करवा दिया है, बस एक चैप्टर बच गया है वेव वाला, वो आप खुद से भी कर सकते हो और अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं ही करवा दूंगा। ठीक है, तो 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। ठीक है, ये जो चैप्टर है, देखिए 12th की फिजिक्स में दो चैप्टर हैं जो बहुत लेंदी चैप्टर है। अगर उन दोनों चैप्टर के अगर हम नोट्स बनाए तो एक पूरा रजिस्टर भर जाता है। पहला चैप्टर तो आपका यही है, वैद्युत क्षेत्र वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, और दूसरा है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर को तो मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम बेसिक्स टर्म्स देखेंगे और जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको समझेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम कैपेसिटर और गॉस की जो थ्योरम है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं अगर आपको सिलेबस बताऊं दूरसंचार और लैब स्टैंड का, तो देखिए मैं आपको सिलेबस में बता देता हूँ। ये है आपका दूरसंचार का सिलेबस, और ये आपको दिख रहा है यहाँ से, कुलाम लॉ से स्टार्ट है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जितने भी यहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक है, यहाँ तक कैपेसिटर तक, यहाँ तक ये इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना सारा वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे यहाँ से शुरू होता है ओम्स लॉ से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। तो हम इसमें ये आज की वीडियो में ये पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे, आधा कर पाएंगे, तो आधा पोर्शन करते हैं कवर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुलाम्स लॉ। ठीक है, कुलाम्स लॉ, कुलाम ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल का लॉ था, गुरुत्वाकर्षण का लॉ था, उसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर मीम्स भी बनते हैं बहुत सारे, आपको मैंने दिखाया भी था इससे पहले। ठीक, हम पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन ने क्या बोला था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के, जो दो बॉडी होते हैं उनके मास के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया था किसने? न्यूटन ने। कुलाम ने इसकी कॉपी कर ली कि जो फोर्स होगा, इन्होंने लेकिन किसके संदर्भ में बोला, वहाँ तो उन्होंने जो न्यूटन ने बोला था वो तो दो बॉडी के संदर्भ में बोला था। प्लैनेट, जो इस ब्रह्मांड में जितनी भी दो बॉडी होती है उनमें आकर्षण बल लगता है। ठीक है, उसके संदर्भ में बोला था। कुलाम ने आवेश के संदर्भ में बोला है, चार्ज के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, तो कुलाम ने बोला कि जो फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, अगर सेम सेम होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, वो दोनों चार्ज के गुणनफल के, जैसे एक चार्ज Q1 है और दूसरा क्या है Q2, इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वही वाला है जो न्यूटन ने बोला, सेम वैसा ही है। ठीक है, बस यहाँ पे m1 m2 था और r² तो है ही दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पे Q1 Q2 डाल दिया। ठीक है, तो कुलाम ने देखिए क्या बोला, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश किसको बोलते हैं? स्टैटिक पॉइंट चार्ज। ठीक है, के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षित कब करेंगे? जब दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, और जो प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब दोनों सेम चार्ज के होंगे। ठीक, तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो माना कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। ठीक है, एक Q1 है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 है, और एक है Q2, यहाँ पे Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? R है। तो कुलाम ने बोला कि जो आवेश है उनकी मात्राओं का अगर हम गुणनफल कर दें, यानी Q1 Q2 का इंटू कर दें, तो जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो ये बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरी चीज बोली कि F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारा हो गया बीच की दूरी के वर्ग का। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते तो क्या बन जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया K, Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R²। एक कांस्टेंट आ गया K, जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। कौन निकालते हैं? वैज्ञानिक लोग निकालते हैं, हम लोग नहीं निकालते। तो वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ पे K की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि कितनी आई? K इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ये दूसरा वाला K है। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये K। ठीक है, तो जो ये वाला K था, जो कांस्टेंट वाला K था, उसकी वैल्यू वैज्ञानिकों ने क्या कैलकुलेट की? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन 0 बोलते हैं कोई कोई इसको, K। ठीक है, हम
इस के की जगह इतनी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो जब इतनी वैल्यू रखते हैं तो क्या बन जाता है फॉर्मूला हमारा फाइनल, जो दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम ने क्या बताया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। इजी फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद करना है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पर, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। और जो ये के है, ये वाला के जो बताया मैंने आपको, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। परावैद्युतांक, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये जो के है इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता का मतलब क्या हो, परमिटिविटी, ठीक है, तथा वायु या निर्वात के वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो के हमने डिस्कस किया, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, किसी माध्यम, कोई भी माध्यम लिया हमने, ठीक है, कोई भी माध्यम, पानी ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, उस माध्यम की जो परमिटिविटी होगी वो अपॉन किसमें, एयर में, अपॉन एयर में। एप्सिलॉन नॉट किसको दिखाता है, एयर को, जो मीडियम होगा, कौन सा मीडियम होगा, एयर होगा। तो जो इसका रेशियो बनता है ना, मतलब ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशियो बना है इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एयर की बात करूं मैं, एयर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे तो एयर की है और ऊपर भी हम एयर ही ले रहे हैं क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एयर में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए जब हमने यहाँ पे अभी जब ये फॉर्मूला बना रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे थे। निर्वात अथवा वायु में इसकी वैल्यू जो ये वाला है परावैद्युतांक की वैल्यू, ये कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। पर अगर वो क्वेश्चन में कोई दूसरा मीडियम दे देगा, कोई अन्य मीडियम दे देगा, तब आपको ये के लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और उस के की वैल्यू दे के रखेगा क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर निर्वात है या फिर वैक्यूम है या फिर एयर है, तो आपने इसकी जगह 1 रख देना है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट कैसे निकाला, तो यूनिट कैसे निकाला, हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, बाकी को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ नीचे आ जाएगा, बाकी सब वैसे रहेगा, 1/4 पाई, ये का के ऐसे रहेगा, Q1 Q2 अपॉन r² और एफ नीचे रहेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है, Q1 Q2, इसलिए हो गया ये कूलाम स्क्वायर, फिर क्या है नीचे एफ था नीचे, तो न्यूटन हो गया और मीटर स्क्वायर इसका आ गया, ठीक है। तो ऐसे यूनिट निकालते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी आ गई। अगर इस पूरे की वैल्यू पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इतनी होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यूनिट के साथ आपको याद रखना है, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, आपका इस चैप्टर में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एफ नीचे आ गया था, ठीक है। Q1 Q2 ये है। अब आपको पता है 4 पाई का कांस्टेंट है, उसको तो हटा ही दो। Q1 Q2 आवेश का जो आवेश की विमा कितनी होती है, 80, दूसरा वाला आवेश इसकी भी 80, फोर्स का कितना होता है, mL/-2, और ये दूरी है r, तो इसका हो गया L², ठीक है। तो नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये जो हमारा फाइनल जो डायमेंशन निकल के आया वो क्या आया, m⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻4 और A⁻2, ये आ गया हमारा किसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई, ठीक है। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, ना ही इसकी कोई विमा होती है, ठीक है। इसका मान परावैद्युतांक माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। जैसा मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और अगर मीडियम वैक्यूम या फिर एयर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यही नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, ओके। और यदि मीडियम मेटल है, धातु है, तब जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनफाइनिट होगी, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ठीक है। वैक्यूम में 1 होता है और मेटल में कितना होता है, इनफाइनिट होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना बस, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, यानी कि जो एफ है वो वाला जो न्यूटन ने दिया था और जो ये कूलाम ने दे रखा है ये वैद्युत बल वाला, इन दोनों में हमें तुलना करनी है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यूके SSS का दिमाग ऐसे ही है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाता है वो, ठीक है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। दोनों में हम तुलना करते हैं, यानी दोनों की समानता देखेंगे और दोनों में भिन्नता क्या है वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, विद्युत बल, जो ये वाला बल है जो कूलाम ने दिया है,
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स कैसा होता है, हमेशा आकर्षण फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ना, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, अभी देखा हमने, ठीक है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वो जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एमसीक्यू बनाया जा सकता है इस पे कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, दूसरा बनेगा कि नहीं होता है, तीसरा दोनों बराबर होते हैं, ऐसा ऐसा करके ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दोनों में समानता है, समानता तो एक ही चीज़ है कि दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दूरी के, तो यही एक समानता है इन दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में कुछ तुलना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये चैप्टर है जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें जैसे आवेश के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, मैं डायरेक्ट ही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ और उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये भी शायद मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं जिनको, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोणीय वक्र है। ये क्या है, पहली बात तो एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस पर एक लाइन खींची जाती है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक एकांक धनावेश चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लाइन है जिसके ऊपर क्या चलता है, चार्ज चलता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलते हैं, ठीक। अब इन बल रेखाओं का काम क्या होता है, इन जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इनका काम क्या होता है, तो देखिए इनका काम होता है बल की दिशा को बताती हैं ये लाइंस, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक कोई ये बल रेखा खींची, इससे टच करती हुई कोई हम स्पर्श रेखा खींचे, टेंजेंट खींचे, तो ये किसकी, तो जहाँ पे ये कट करेंगे एक दूसरे को वहाँ पे क्या होगा, बल की दिशा को बताएंगे, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जिस उस बल रेखा पे चल रहे हैं ना, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको बताती है ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। तो ये किसकी दिशा बताती है, हमेशा बल की दिशा बताती है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, ठीक है, आपको लिख के नहीं आना है वहाँ पे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बल रेखाएं क्या काम करती है, तो बल की दिशा बताती है, बस इतना पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे समाप्त होती है, ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है इस पर। विद्युत बल रेखाएं हमेशा कहाँ से, धनावेश से चलती है, पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव साइड पे एंड होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है, ठीक है, अभी बता दिया मैंने आपको। और जो थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी दो बल रेखाएं, कोई भी दो फोर्स लाइन परस्पर एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्यों इस स्थिति में क्या होगा, देखिए अगर वो काट लेंगे तो क्या होगा, इस दशा में कटान बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, बल की दो दिशा बताएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है, ठीक है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे कि एक डोरी है, उसको खींच रखा है ना हमने, तो वो क्या है, सिकुड़ने की कोशिश करती है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये बल रेखाएं भी ऐसे ही, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो भी ऐसी होती है, ये सब सोच रहे हैं मैं, वास्तव में थोड़ी ना होता है ऐसा कुछ, सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, विपरीत चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक तरफ, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो रेखाएं हैं वो लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी कारण जो समान जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बल रेखाओं के बारे में। ओके, एक कूलाम के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए,
और जो इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, जो जो टॉपिक मैं छोड़ भी दूंगा, जैसे कि मैं डेरिवेशन छोड़ दूंगा, मैं डिराइव करके कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, तो यदि आपको डेरिवेशन देखना है उनका तो इस पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से जो मेन कहानी है वो शुरू होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, विद्युत आवेशों से बना हुआ ऐसा क्षेत्र, इसके अंदर आवेश है, चार्जेस हैं, या तो एक हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। बोला है ना कि एक आवेश हो या फिर इनका एक समुदाय हो, एक ग्रुप ही हो, तो उससे बना हुआ कोई एक ऐसा क्षेत्र, ये क्षेत्र है जिसमें एक कोई अन्य आवेश, ये आवेश है कोई, इसके अंदर जब वो आने की कोशिश करेगा तो उस पर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा? जब ये पॉजिटिव हो या फिर जब ये अपोजिट हो, मतलब जब ये पॉजिटिव हो और अंदर वाले क्या हो, नेगेटिव हो, तब क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। और वहीं ये प्रतिकर्षित भी हो सकता है अगर इसका भी चार्ज सेम हो। माना कि अंदर वालों का नेगेटिव है, तो अगर इसका भी नेगेटिव होगा तो ये इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा, इसे भगा देंगे, बोलेंगे ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा हैं, आप भागो यहाँ से, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर ये सब अनुभव करता है वो चार्ज, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है जिस क्षेत्र के भीतर, उसी को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच में कोई एक पॉजिटिव पॉइंट साइड चार्ज रखा हुआ है, इस पे जो बल कार्य करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, उसी को हमने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स कौन लगा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट चार्ज है, उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक पॉजिटिव चार्ज है Q0, ठीक है, Q0 रखा हुआ है, पर लगने वाला बल जो है वो F है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E = F/Q0, ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी याद रखना हमेशा। इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी दिशा किधर होगी? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें परिणाम भी होगा और दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा किधर होगी? जिधर बल लगेगा उधर ही होगी इसकी दिशा। दूसरा पॉइंट, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। निकाल लो यहाँ से, E = F/Q0 होता है। F क्या है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन। ये क्या, चार्ज का होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसकी विमा क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना, पूछा जा सकता है। ये होता है mL/T⁻³ और A⁻⁻1, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL/T⁻³ A⁻1, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हम उसका जो फुल फॉर्मूला है वो निकालेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई पॉइंट साइज चार्ज है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो ये वाला मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा। आपको अगर डेरिवेशन देखना है तो पीडीएफ से देख लेना, ठीक। देखिए माना कि +Q कूलम आवेश का किसी एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। कोई +Q पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, ठीक है, वो किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो कितना है, K है। और ये किस पॉइंट पे रखा हुआ है, ये O पॉइंट पे रखा हुआ है, बिंदु O पे रखा हुआ है। ये देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे जो O पॉइंट पे रखा हुआ हमने +Q आवेश, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, ये दिख रहा है आपको बिंदु P, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पे एक कोई अन्य आवेश रखेंगे, तो हमने एक पॉजिटिव आवेश +Q0 रखा, ठीक है। अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो दो बिंदुओं के बीच ही निकलेगी तीव्रता हमेशा, ठीक है, इसलिए हमने एक पॉइंट चार्ज एक और लगा दिया वहाँ पे। कूलम के नियम के अनुसार अभी हमने देखा कि F = 1/4πε0 K आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो एयर है, निर्वात है, क्या है, तो अभी हम ये K लेके ही चलेंगे, ठीक है। Q1 Q2 पहला वाला और Q2 दूसरा वाला /r², ठीक है, लगा दिया हमने कूलम का लॉ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = F/Q0, ठीक है, पढ़ा था ना हमने अभी, Q0 होता है, ठीक है। अब F की वैल्यू इसमें रख देंगे, F की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहीं से कर देता हूँ, अगर F की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा पूरा F की जगह,
तो फिर ये क्या करेगा, नीचे एक Q0 है, ये इसको काट देगा, ठीक है, इस वाले Q0 से ऊपर वाला एक Q0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ Q बचेगा, ठीक है। अभी देखिए ये रखा मैंने यहाँ पे वैल्यू, f की वैल्यू, इस Q0 से ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 K, ठीक है, K रहेगा वो, और Q, एक Q तो कट गया और बचा R², ठीक है। अब मान लेते हैं कि यदि माध्यम वायु या फिर निर्वात है तो क्या होगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर नहीं मानना है तो ऐसे ही रख देंगे इस फॉर्मूले को, इतना भी ठीक है फॉर्मूला। और अगर मीडियम है जो वायु है तो हम इस K की जगह 1 रख देंगे, तो जो फाइनल फार्मूला बन के आएगा वो ये आएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R², ठीक है। ये क्या है, हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। बिंदु आवेश के लिए, एक धनावेशित बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, इसे याद रखना है, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। बताया था मैंने आपको पहले भी ये डेफिनेशन। ये वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से हम किसी पॉइंट साइज पॉजिटिव चार्ज को इसके भीतर ला रहे हैं, इस क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसको यहाँ से इन्फिनिटी से इसके अंदर तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और एक अभी आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो विद्युत क्षेत्र के भीतर एक चार्ज को दूसरे स्थान पर ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, माना एक धन परीक्षण आवेश क्या है, प्लस Q0 है, ठीक है, को हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और उसे लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। कार्य का मतलब जूल होता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो V से डिनोट करते हैं इसको, तो V इज इक्वल टू W/Q0, ये हो गया हमारा वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे देखिए, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स, इसका मतलब क्या होगा, वर्क का क्या होता है जूल, और आवेश का क्या होता है कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम हो गया, या फिर इसको हम वोल्ट से भी प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है इसका, तो m L⁻², T⁻³ और A⁻−1, ये होती है इसकी विमा, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा नहीं है, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बोला अभी, इसकी डेफिनेशन पीछे भी बता दिया मैंने आपको। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, इन्फिनिटी से सेट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना काम करना पड़ रहा है उसे तो बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। और अब लेके आ गए इसके अंदर, मान के चलिए, अब इस पॉइंट से यहाँ पे यहाँ से हमें उठा के इसको यहाँ तक ले जाना पड़ा, ठीक। तो जो यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ा इन दोनों बिंदुओं के बीच, उसी को बोलते हैं विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट पे V1 होगा, दूसरे पॉइंट पे V2 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q0, ठीक है। सेम फॉर्मूला वही होता है, मात्रक भी इसका सेम ही होगा, वोल्ट होगा या फिर जूल पर गुलाम होगा, ठीक है। देखिए पॉइंट एज से रिलेटेड SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, जूल पर गुलाम होगा, ठीक है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि दो बिंदुओं के बीच विभव समान है, अच्छा हाँ, आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, यहाँ से एक पॉइंट साइज आवेश को उठा के हम यहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है वो उतना ही है, और इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है उतना ही, यानी सेम है पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे। तब क्या होगा, तो हमें पता है कि जो V1 - V2 है, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे भी मान के चलिए ये भी 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा उस टाइम, 0। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य तो 0 करना पड़ेगा, क्योंकि V1 - V2 इज इक्वल टू W/Q0 होता है। इधर तो 0 हो गया, और इस Q को इधर भेजूंगा तो W इज इक्वल टू Q हो जाएगा, और W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि कार्य कितना करना पड़ेगा, 0। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि दो बिंदुओं के बीच विभव समान है तो उनके
विभवांतर शून्य होगा, विभवांतर शून्य होगा, अतः किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क कितना होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आवेश प्रवाह तभी संभव है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। ठीक है, याद रखना, अगर विभव सेम है, दो पॉइंट के बीच विभव सेम है, तो वर्क तो 0 होना ही होना है और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, यानी धारा भी फ्लो नहीं होगी, करंट भी नहीं फ्लो होगा। पर अगर विभव अलग अलग है, अगर यहाँ V1 है और यहाँ V2 अलग अलग है, तब वहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो विभव है वो अलग अलग होने चाहिए, पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, आवेश प्रवाह तभी संभव है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। ठीक है, विभवांतर हो मतलब कि दोनों का विभव अलग अलग हो, तथा धारा प्रवाहित करने के लिए विभवांतर आवश्यक है। ठीक है, करंट तभी फ्लो होगा जब वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत विभव की भांति विभवांतर भी एक अदिश राशि है। ये भी क्या, अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत ध्रुव वह निकाय है जिससे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, +q -q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना होता है। दो कैसे चार्ज, जो इक्वल हो, यानी अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन दोनों का साइन अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। दोनों विपरीत हों लेकिन जो उनकी वो है मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या हो, सेम हो। और प्लस तीसरी चीज़, उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो इस निकाय को क्या बोलेंगे हम, इस बॉडी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा था आपके एनसीईआरटी में, HCl का अणु एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है। ठीक है, HCl के जो अणु है अगर उनको हम देखें तो किस प्रकार के हैं, विद्युत द्विध्रुव, वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इंग्लिश वाले नोट करते रहना, मैं दोनों में बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब कंप्लीटली मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, उतना टाइम नहीं, अगर क्योंकि मैं बनाने लग गया 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे में बनेगी फिर। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है, कुछ नहीं होता। देखिए किसी एक आवेश, जो अभी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा ना, उसमें 2 आवेश थे, +q -q, तो कोई सा भी एक आवेश उठा लो, ये उठा लो चाहे ये उठा लो, ये उठाता हूँ मैं, तो कोई सा भी एक आवेश उठा लो तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या लिया था हमने, 2l। इन दोनों का जो गुणनफल होता है इसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन बना दो। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी एक आवेश को उठाओ उसमें से और दोनों के बीच की जो दूरी है उन दोनों को गुणनफल कर दो, तो उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डायपोल है कि आवेश +q और -q है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होगा। ठीक है, कोई सा भी एक उठा के बना दिया। ओके, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर ही होगा, सिंपल सी बात है। देखिए ये क्या है, आवेश है, आवेश का क्या होता है कूलाम, ये लंबाई, लंबाई का क्या होता है मीटर, तो कूलाम मीटर। दूसरा, ये एक सदिश राशि है, ठीक है, तभी इसके ऊपर वेक्टर का साइन बना हुआ है। थर्ड पॉइंट है, इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। जो इसकी डायरेक्शन होती है किधर से किधर की होती है, ऋणात्मक से नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड होती है। ठीक है, जबकि हमने वहाँ फोर्स लाइन में पढ़ा था, फोर्स लाइन में क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। इसकी दिशा क्या है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी पीछे हमने देखा था पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे मैंने डेरिवेशन करवा दिया था आपको, तो डेरिवेशन मैं करवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के पास ले जा रहा हूँ। ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला देखिए, वैद्युत विभव का फॉर्मूला ये आएगा आपका, V = 1/4πε0। ये के ले रखा मैंने क्योंकि अभी मैं जो मीडियम है उसको कुछ भी नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, जब मैं निर्वात लूँगा या फिर एयर लूँगा तो इसकी जगह मैं 1 रख दूँगा। इसकी वैल्यू तो Q/R। ठीक है, ये Q0 कट जाता है। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, विद्युत विभव का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है,
अब यदि माध्यम निर्वात हो या फिर वायु हो तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, 1 रख दूंगा, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये Q0 नहीं है, ठीक है, काट रखा मैंने इसमें, Q/r ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला और विद्युत आघूर्ण का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले आपको लिखते रहना है एक पेज पे, ताकि जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको बस फॉर्मूले पे एक बार नज़र मार के जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ क्योंकि डिराइव करने के लिए तो आएगा नहीं पेपर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, सब कुछ वही है ना, कुलाम वाला, बस यहाँ पे r² था, यहाँ पे r है, बस देखिए याद करने के लिए भी आसान हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, या फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव का व्यवहार। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है वो बताना है। ठीक है, हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, 2 चार्ज से मिलकर बनाता है जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, Q - Q 2L, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, घूमेगा, किधर घूमेगा, क्या होगा ये बताना। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बल के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे ऊपर वाली हेडिंग है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर उसका बिहेवियर भी पूछ सकता है कि वो कैसा बिहेव करेगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हमने, उसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, इस एरो का मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इस साइड है। ठीक है, इसके बीच में मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, Q - Q, इसके बीच की दूरी 2L है, और ये इस क्षेत्र के साथ कितना थीटा कोण बना रही है, थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं इसको इसके बीच में रखूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा, और वो बल इसको क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा ना। वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे है, इधर की साइड है, तो इसके समांतर, इसके पैरेलल, मतलब इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और इसको नीचे उठाने की कोशिश, ताकि ये ऐसा हो जाए, फ्लैट हो जाए, इसकी क्षेत्र में हो जाए, इसकी दिशा में हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। तो इस प्रकार का एक इस पे बल कार्य करेगा, तो उसी बल को निकाल दें हम। देखिए, जब किसी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत ध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, एक फोर्स का। बलयुग्म का मतलब क्या हुआ, एक बल तो इधर कार्य करेगा और एक बल इधर कार्य करेगा, 2 बल कार्य करें, इसलिए इसे बोल रहे हैं बल युग्म। ठीक है, कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे में लगाया था हमने थीटा एंगल बना के, तो उसको ऐसे नीचे फ्लैट करने की कोशिश करता है। इस बल को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। ठीक है, माना द्विध्रुव जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें +Q और -Q से मिलकर बना है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फिर से बनाता हूँ, ये वैद्युत क्षेत्र था हमारा, यहाँ पे +Q है, इधर -Q है। एक बल तो यहाँ पे कार्य करेगा, एक बल इसे मान लेता हूँ F1, एक बल यहाँ पे कार्य करेगा, इसे मान लेता हूँ F2। ठीक है, तो एक बल यहाँ पे कार्य करेगा जो इसको उठाएगा ऊपर की साइड उठाने को, और एक बल यहाँ F2 काम करेगा जो इसको नीचे लिटाने की कोशिश करेगा ताकि ये फ्लैट हो जाए। ठीक है, तो +Q आवेश पर F1, ठीक है, F1 माना हमने F1 क्षेत्र की दिशा में, तथा -Q पर उतना ही बल, सेम बल लगेगा, उतना ही बल विपरीत तथा समांतर है। ठीक है, एक +Q पे लग रहा है, एक -Q पे लग रहा है, अतः यह एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। युग्म बन गए ना, 2 से मिलकर युग्म बन गए, जो द्विध्रुव को घुमाकर ई क्षेत्र की दिशा, ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, इसका मोमेंट क्या होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ये क्या है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी। बल जितना उस पर फोर्स लग रहा है और जितना उसको घुमाने में जो दूरी तय करी जा रही है उसको बोल रहे हैं लंबवत दूरी। ठीक है, बल कितना लग रहा है उस पर, F, लंबवत दूरी कितनी है, 2L sin θ। ये कैसे आया, तो देखो, ये मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये +Q है, इधर -Q है, इसे मान लेता हूँ मैं A पॉइंट है, इसे ये मान लेता हूँ B, और अगर यहाँ से डैश C पॉइंट। ठीक है, इसे मिलाता हूँ, ये क्या बन गया, कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये थीटा है
तो साइन थीटा लगाऊंगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, यानी बी सी अपॉन ये ए बी होगा, बी सी अपॉन ए बी। ए बी की वैल्यू तो पता है ना, मैं ए बी वैल्यू कितनी है 2l, ये वाली वैल्यू कितनी है 2l है, तो बी सी अपॉन 2l आ जाएगा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी अपॉन 2l आ जाएगी। और बी सी क्या है, यही तो है लंबवत दूरी, अरे यही तो है लंबवत दूरी, ये हमारा डायपोल है और ये जो दूरी है यही तो है लंबवत दूरी। तो ये बी सी की वैल्यू यानी लंबवत दूरी की वैल्यू कितनी आएगी 2l साइन थीटा, ठीक है 2l साइन थीटा। इसलिए हमने यहाँ पे लंबवत दूरी की जगह पे क्या रखा, हमने 2l साइन थीटा रखा। यहाँ पे क्या रखा हमने, लंबवत दूरी की जगह 2l साइन थीटा, ठीक है। तो को दिमाग में आने से हमने एफ ही क्यों लिया, जबकि दो बल कार्य कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता तो दिया कि दोनों बल बराबर हैं, चाहे इधर का लो चाहे उधर का लो, बात बराबर होगी, दोनों बल क्या है, बराबर इक्वल है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई कैसे लिखा हमने एफ की जगह, तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इतना होता है ना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी जगह तो मैं रख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E, और ये बच गया दूसरा वाला आवेश यानी कि Q बच गया, दूसरा वाला आवेश, क्योंकि आवेश दोनों सेम है। अब यहाँ पे Q1 Q2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों आवेश सेम है, दोनों Q ले लो। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, दोनों आवेश सेम होते हैं, बस उसके जो साइन होते हैं वो उनके जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह मैंने E रख दिया और एक चार्ज बच गया हमारा Q, तो F की जगह क्या रख दिया हमने, QE रख दिया, ठीक है। और ये तो था ही हमारा। अब देखिए इस 2l को मैंने Q के पास भेज दिया, ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि Q इंटू 2l अभी क्या पढ़ा था मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या बोला था P से डिनोट करते हैं। तो इसकी पूरे की जगह P आ गया, E है ही, साइन थीटा है ही। तो जो हमारा ये बल कार्य करेगा, जो उसको घुमाने का प्रयास करेगा, जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जो उसके ऊपर जो बल युग्म कार्य करेगा टाउ, उसकी वैल्यू क्या होती है PE साइन थीटा, ठीक है। याद रहेगा, मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर, ठीक है। इसे याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना बल कार्य करता है, और नीचे फॉर्मूला दे के रखेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा एंगल, तो पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये पूछेगा। मैक्सिमम कब होता है, कब होगा मैक्सिमम, जब साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे होती है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं उस डायपोल को बिल्कुल ऐसे खड़ा रखता तो उस पर सबसे ज़्यादा बल लगता है ना, ये तो हुआ। इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, इस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा बल कार्य करेगा, और वो कितना होगा PE, और ये होता है मैक्स, ठीक है। अरे मिनिमम कितना पे होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 0 रख देते हैं, साइन जीरो पे जीरो होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, पर 0 से भी तो कम होता है, 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर मैं उसको ऐसे रख दूँ, फ्लैट रख दूँ, यानी 180 पे रख दूँ, साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी, माइनस में तो आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस PE। अब बताइए 0 से ये कम नहीं होगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम उस डायपोल को बिल्कुल समांतर रख देंगे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के समांतर रख दे, उस पर तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी पोजीशन में है, तो क्या ही काम करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी देखिए, किसी चालक में विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए उसे जितना आवेश देना पड़ता है उसे चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। कोई कंडक्टर है, उसका जो पोटेंशियल है उसमें हमें बढ़ाना है उसके पोटेंशियल को, तो उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमें जितना और एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटी, धारिता बोलते हैं उसको, ठीक है, वैद्युत धारिता। आगे देखिए, यदि किसी चालक के विभव में V वोल्ट वृद्धि करना है, अब पहले जो भी होगा उसमें हमें उसे V वोल्ट और बढ़ाना है, ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर Q कूलम आवेश देंगे, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, C इजगल टू Q/V, और इस फॉर्मूले को याद कर लो, पूरे चैप्टर में आएगा, C इजगल टू Q/V, ठीक है। पहले भी मैं यूज़ करता था इस फॉर्मूले को जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता था, ठीक है। अब पता चल गया होगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो धारिता यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। Q क्या हो गया आवेश, V क्या हो गया जितना हमें वोल्टेज बढ़ाना है, ओके। मात्रक निकाल लेते हैं इसका, मात्रक क्या होगा, कूलाम पर वोल्ट होता है, ठीक है।
जिसे फैरेड भी बोलते हैं, अब याद रखना, फैरेड भी इसका मात्रक होता है। तो पूछा जाए फैरेड किसका मात्रक है, तो धारिता का, कैपेसिटेंस का, ठीक है। धारिता का विमेय सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2, ये होता है इसका विमेय सूत्र। आगे चलते हैं, एक फैरेड की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये पता है आपको, माइक्रो पिको ये सब बता रखा है मैंने आपको। माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻6, पिको में कितना होता है 10⁻12, नैनो में कितना होता है 10⁻9, ठीक है, ये सब पता है आपको, बता रखा है मैंने। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक्स टर्म्स को देखा है। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर के समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और गाउस का थ्योरम, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।